इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों आज हम आप सबके सामने एनसीईआरटी की कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका जो है शीत युद्ध का दौर जो है आज का ये टॉपिक है, जो हम आज आपके सामने आपसे डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। इन सब अन्य मुद्दों की जानकारी आज हम और आप दोनों साथ में मिलकर लेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है स्मरणीय बिंदु। समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया, इनकी हार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह स्थिति, वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, को शीत युद्ध कहा गया। किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपने नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता कहा गया, और किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। सैन्य संधि संगठन। आइए सैन्य संधि संगठन देखते हैं क्या है सैन्य संधि संगठन। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन सीटो, अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिकी नेतृत्व साम्यवाद रोकना। और 1955 में वारसा संधि, सोवियत संघ का नेतृत्व। अब आइए देखते हैं शीत युद्ध के दायरे, विवाद क्षेत्र। शीत युद्ध के आखिर विवाद क्षेत्र क्या थे, किस वजह से जो है शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध के मेन कारण क्या थे, तो मेन कारणों में सबसे पहला है बर्लिन की नाकेबंदी, दूसरा बर्लिन की नाकेबंदी 1948 में, और 1950 में कोरिया का संकट, 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, और अगला कारण था 1962 में क्यूबा संकट, 1971 में भारत पाक युद्ध, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती। दोस्तों इस वीडियो में जो हम विषय आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनसे सवाल आते ही आते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक को आप जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती। गुट निरपेक्षता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इनका जो है गुट निरपेक्षता में बहुत भी महत्वपूर्ण योगदान था। आइए देखते हैं कि क्या योगदान था इनका। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे एनक्रूमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन गुट निरपेक्षता की स्थापना की। 19 जुलाई 2009 में गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य संख्या 118 तथा
15 देश पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देशों ने 1972 में उन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। भारत व शीत युद्ध। शीत युद्ध के समय भारत की क्या स्थिति थी, आइए इस बात को हम देखें। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की। भारत ने जो भी देश उस समय नए नए स्वतंत्र हुए थे उनकी अगुवाई की। USA और USSR से अच्छे संबंध रखने की कोशिश की, राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। शस्त्र नियंत्रण संधि। आइए कुछ शस्त्र नियंत्रण संधि देख लेते हैं। तो दोस्तों, शस्त्र नियंत्रण संधि में सबसे पहले है LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, 5/10/1963। जल, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। दूसरा है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1/7/1968। इसमें 1/7/1968 इसमें जनवरी 1967 से पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, ये बात कही गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। साल्ट। अब साल्ट क्या है ये देखते हैं। साल्ट है स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेड, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक 1, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक 1। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मई 1972 व साल्ट 2 जून 1972, घातक प्रतिरक्षा हथियार परिसीमन। अब इसके बाद देखते हैं, अगला पॉइंट है स्टार्ट, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1, जुलाई 1971 एंड स्टार्ट 2, जनवरी 1993। सामरिक अस्त्र परिसीमन न्यूनीकरण संधि। नए स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण क्यों नहीं किया? अनुसरण किया क्योंकि अब आइए आगे इसको देखते हैं कि जो नए देश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक पे कवर करते हैं, इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नए स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया। नए स्वतंत्र देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। नए स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया क्योंकि नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शक्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। और दूसरा कारण ये था कि नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा हो सकता है। और तीसरा कारण ये था कि इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी और इस कार्य को युद्ध एवं तनाव से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। और चौथा कारण है शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियम पर चलना पड़ता, इसलिए ये तटस्थ रहे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए इस बिंदु को जो तीसरी दुनिया का